हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका एक नए वीडियो में। 14 फेब 1483 में फरगाना वैली के अंदीजान शहर में एक बच्चे का जन्म होता है। उसका नाम था ज़हीरुद्दीन मोहम्मद बाबर। उसके पिता का नाम उमर शेख मिर्ज़ा था, जो कि फरगाना वैली के गवर्नर थे। 1494 में उनकी डेथ हो जाती है और 12 साल की उम्र में बाबर बनते हैं फरगाना वैली के रूलर, और वहाँ से उनका सफ़र शुरू होता है हिंदुस्तान को कॉन्कर करने का। 1526 में वो दिल्ली के सुल्तान इब्राहिम लोदी को हरा देते हैं फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत में, और आगरा और दिल्ली को जीतकर मुग़ल एम्पायर की शुरुआत करते हैं। मुग़ल एम्पायर की शुरुआत तो बाबर ने कर दी थी, लेकिन एम्पायर के टेरिटरीज़ को एक्सपांड करना और एम्पायर को स्ट्रॉन्ग और आगे लेके जाने में सबसे अहम रोल प्ले करते हैं उनके ग्रैंडसन बादशाह अकबर। 17वीं सेंचुरी के अराउंड मुग़ल एम्पायर दुनिया के सबसे पावरफुल एम्पायर्स में से एक था। उनकी मिलिट्री स्ट्रेंथ हिस्टोरियंस के अकॉर्डिंग एस्टिमेट की जाती है कि अराउंड 4 मिलियन थी। पूरी दुनिया की जीडीपी में इंडिया का कंट्रीब्यूशन 25% था, लेकिन 1857 में मुग़ल एम्पायर ख़त्म हो जाता है। ऐसा क्या रीज़न था जिसकी वजह से इतना स्ट्रॉन्ग और विशाल एम्पायर कोलैप्स कर जाता है और फाइनली ख़त्म हो जाता है? आइए जानते हैं इस वीडियो में। इनिशियली बाबर को कई सारे दिक्कतों का सामना करना पड़ता है अपने रीजन को बचाने में और उसको प्रोटेक्ट करने में। उनके खुद के रीजन फरगाना वैली और समरकंद, जो कि उनका लाइफ लॉन्ग ऑब्सेशन था, उसे वो कई दफ़ा जीतते हारते रहते हैं, और फाइनली हारने के बाद उनके पास कोई कंट्री नहीं थी जहाँ जाके वो सेफली रह सकते थे। वो कुछ सालों के लिए मॉडर्न डे उज़्बेकिस्तान के शहर ताशकिंद चले जाते हैं, जिसे उनके मैटरनल अंकल रूल करा करते थे। उस समय उनकी लाइफ एग्जाइल में बीत रही थी। रहने के लिए कोई बुनियादी घर नहीं था और पैसे की भी सख्त कमी थी। बाद में वो काबुल को कॉन्कर कर लेते हैं, जिसे रूल कर रहे थे उलुग बैग II के आयर, जो कि एक इन्फेंट थे। इसलिए काबुल को कॉन्कर करना बाबर के लिए कोई मुश्किल बात नहीं थी। इजीली बाबर ने काबुल को कॉन्कर कर लिया। इसे जीतने के बाद उन्हें एक शहर भी मिल गया था, जहां रह के वो अपनी आर्मी को ट्रेन कर सकते थे, अपनी आर्मी को और स्ट्रॉन्ग बना सकते थे और अपनी वेल्थ को भी बढ़ा सकते थे। बाबर को सेंट्रल एशिया में पावर नहीं मिल रही थी। उनके रिलेटिव्स और नोबल्स के द्वारा कई सारे विद्रोह होते हैं उनके अगेंस्ट। अब बाबर को ये बात समझ आ गई थी कि उन्हें कोई नया ठिकाना ढूंढना होगा और अपनी वेल्थ और टेरिटरीज को बढ़ाना होगा। 1590 में वो पहली बार मार्च करते हैं पंजाब की तरफ और उसे कॉन्कर करते हैं। इनिशियली उनका एम्बिशंस पंजाब तक था, क्योंकि 1398 में जब तैमूर ने हिंदुस्तान को इंट्रूड किया था तो उनके रीजन के अंदर पंजाब आता था। तो इनिशियली वो चाहते थे कि वो सिर्फ पंजाब को ही कैप्चर करे। बाद में आगे और स्टेबिलिटी और एम्पायर के एक्सपांशन के लिए हिंदुस्तान की तरफ बढ़ते हैं। 1526 में एक बहुत ही हिस्टोरिकल बैटल लड़ी जाती है, द बैटल ऑफ पानीपत, जो कि लड़ी जाती है बाबर और दिल्ली के सुल्तान इब्राहिम लोदी के बीच। बाबर की बेहतरीन वॉर टैक्टिक्स और आर्मी प्लेसिंग की वजह से वो ये वॉर जीत जाते हैं। बाद में सक्सेसिव बैटल्स लड़ते जाते हैं। द बैटल ऑफ खानवा, जो कि बाबर और राजपूत के रूलर राणा सांगा के बीच लड़ी जाती है, और बैटल ऑफ चंदेरी, और ये दोनों भी बैटल बाबर आसानी से जीत जाते हैं। बाद में हेल्थ ख़राब होने की वजह से उनकी डेथ हो जाती है 1530 में। उनके बाद उनके बेटे हुमायूं सेकंड एम्पायर बनते हैं, लेकिन उनका रेजिम कुछ खास इम्पैक्टफुल रहता नहीं है मुग़ल एम्पायर के लिए। अपने रेजिम में कई सारी टेरिटरी वो हारते हैं, और उस समय उनके तनाव शेरशाह सूरी के साथ भी चल रहे थे। उनके साथ कंडीशंस और ख़राब हो जाती है, और 1539 में बैटल ऑफ चौसा लड़ी जाती है दोनों के बीच, जिसमें वो हार जाते हैं और अपने सभी टेरिटरीज से अपना कंट्रोल ऑलमोस्ट खो देते हैं। और फिर बाद में उन्हें एग्जाइल में जाना पड़ता है रीजन टू रीजन इंडिया में। फिर 1543 में वो ईरान चले जाते हैं। वहाँ वो मिलिट्री असिस्टेंस लेते हैं ईरान के रूलर सफाविद शाह से। यहाँ दिल्ली और आगरा में शेरशाह सूरी बहुत ही स्टेबलाइज्ड गवर्नमेंट फॉर्म करते हैं और बहुत सारे इकोनॉमिकल और सोशल पॉलिटिकल रिफॉर्म्स करते हैं। बाद में उनके डेथ के बाद उनका बेटा इस्लाम शाह पावर में आता है, लेकिन पैलेस इंट्रीग्स और इंसरेक्शन उनके रेजिम को ख़राब और वीक कर देती है। बाद में उनके डेथ के बाद उनका बेटा फिरोज शाह गद्दी पे बैठता है। ये सारा खेल जो है वो हुमायूं अच्छी तरीके से देख रहे थे। शाह एम्पायर के कमज़ोर हो जाने के बाद वो अपने एम्पायर रीस्टोर करने के लिए निकलते हैं इंडिया की तरफ। फिर से वो खानदार और काबुल को कैप्चर करते हैं, और 1554 में लाहौर को, और 1555 में पूरे दिल्ली और आगरा को। फिर 1556 में एक अनसर्टेनिटी होती है उनके साथ, जब वो फिसल के गिर जाते हैं अपनी लाइब्रेरी की सीढ़ियों से और उनकी मौत हो जाती है। उनके जाने के बाद आते हैं
एम्परर अकबर। मुगल एम्पायर की टेरिटरीज को बढ़ाने में अकबर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। 13 साल की उम्र में अकबर किंग बनते हैं हुमायूं की डेथ के बाद, लेकिन उस समय मुगल गवर्नर्स कई सारे रीजन्स और सिटी को खो देते हैं और दिल्ली भी उनका नहीं रहता। बाद में 1556 में जब अकबर एम्पायर बनते हैं तो इनिशियल कुछ स्टेजेस में वो बहराम खान के गाइडेंस के अंडर ही काम करते हैं। मेजरली इनिशियल कुछ सालों में बहराम खान ही पूरे सल्तनत को संभालते थे और उन्हीं के गाइडेंस के अंडर सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत लड़ी जाती है। ये जंग लड़ी जाती है एम्पायर हेमू और एम्पायर अकबर की आर्मी के बीच और जीत के बाद वो दिल्ली वापस ले लेते हैं। बहराम खान एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इंसान थे अकबर की सक्सेस के पीछे। 1560 में जब वो रिटायर हुए थे तब तक मेजरली पूरा पंजाब और दिल्ली के टेरिटरीज अब मुगल एम्पायर के कंट्रोल में था। आगे बहराम खान के बाद अकबर ने एक के बाद एक बड़े रीजन्स को अपने अंडर ले लिया, या तो आर्म फोर्स की वजह से और या तो फ्रेंडशिप की वजह से। अकबर की इतनी बड़ी टेरिटरी पर रूल करने में राजपूत का बहुत बड़ा योगदान था। अकबर ने बहुत अच्छे रिलेशंस बनाए थे राजपूत के साथ और बदले में उन्हें शाही कोर्ट में बड़े ओहदे दिए जाते थे और ऐसे ही बहुत से गवर्नर ने मुगल के लिए बहुत से रीजन को कॉन्कर किया। अकबर 1569 तक ऑलमोस्ट पूरे राजस्थान पर कंट्रोल पा लेते हैं और फिर अकबर का नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव होता है कॉन्क्वेस्ट ऑफ गुजरात और बंगाल। दरअसल गुजरात और बंगाल बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते थे उस समय, क्योंकि ये मेजर हब हुआ करते थे जहाँ से पूरे एशिया और यूरोप में ट्रेड हुआ करती थी। 1573 में गुजरात मुगल एम्पायर के अंडर आ जाता है और 1576 में बंगाल भी। इसके बाद बादशाह अकबर का कंट्रोल मेजरली इंडिया के सभी ट्रेड पर हो जाता है। अकबर के रेजिम के अंडर पूरा नॉर्थ इंडिया आता है, आगरा से लेकर गुजरात तक, आगरा से लेकर बंगाल, पूरा पंजाब, सिंध, कश्मीर और काबुल तक में मुगल एम्पायर का राज था। इतने बड़े रीजन को इफेक्टिवली कंट्रोल करने के लिए अकबर ने बहुत से रिफॉर्म्स किए सेंट्रल, प्रोविंशियल और लोकल गवर्नमेंट्स में। यहाँ अकबर के सेंट्रल गवर्नमेंट स्ट्रक्चर को समझते हैं। ये एक बहुत ही बेहतरीन एग्जाम्पल है उनके लीडरशिप का। अकबर के सेंट्रल गवर्नमेंट में 4 डिपार्टमेंट होते थे। वकील जो कि प्राइम मिनिस्टर थे, वजीर जो कि फाइनेंस मिनिस्टर थे, मीर बख्शी जो कि पे मास्टर जनरल थे और सदर अल सदूर जो कि चीफ जस्टिस थे। उस समय मुगल एम्पायर में 15 प्रोविजंस थे और हर एक प्रोविजन में एक गवर्नर, एक दीवान, एक बख्शी जो कि मिलिट्री कमांडर है, एक सदर जो कि रिलीजियस एडमिनिस्ट्रेटर है, एक कादी जो कि जज का काम करता था और एक एजेंट भी जो सभी इंफॉर्मेशन को सेंटर तक पहुंचाता था। और फिर हर एक प्रोविजन फर्दर डिवाइडेड होते थे डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट्स में। हर डिस्ट्रिक्ट के पास एक फौजदार, एक कादी, एक कोतवाल जो कि पुलिस का काम करता था, बिच्ची और एक खजानेदार होते थे। ये एक्चुअली पावर का डिवीजन था ताकि बेटर गवर्निंग हो सके रीजन की और पावर एक के हाथ में ना रहे। अपने सिविल और मिलिट्री पर्सनल को ऑर्गेनाइज करने के लिए अकबर ने मनसब का कॉन्सेप्ट को रिवाइव किया। दरअसल मनसब एक अरबिक वर्ड है और इसका मतलब होता है रैंकिंग। अकबर के गवर्नमेंट अथॉरिटी में जितने भी लोग काम करा करते थे वो सब मनसबदार हुआ करते थे और उनकी पोजीशंस और उनकी सैलरी डिसाइड होती थी मनसबदारी से। मनसबदार सिस्टम में ये हुआ करता था कि जो अलग अलग नोबल्स जो कि गवर्नमेंट में काम करा करते थे उनको कुछ एरिया ऑफ लैंड दे दिया जाता था और उसके अंदर वो उनको राइट्स दिए जाते थे कि वो सारे टैक्स और रेवेन्यूज़ को कलेक्ट कर सकते हैं और उस रेवेन्यू और टैक्स कलेक्शन का कुछ हिस्सा जो है वो सेंटर को दे दिया जाता था और बाकी का हिस्सा वो अपने पास रखते थे और वो कैसे काम कर रहे हैं उसको जज किया जाता था और उसके बेसिस पर उनकी गवर्नमेंट में पोजीशंस डिसाइड होती थी और उनकी सैलरी भी डिसाइड होती थी। अकबर ने बहुत सारे रिफॉर्म्स किए थे इकोनॉमिक्स में, जैसे कि जिजिया टैक्सेशन सिस्टम को हटाया गया था जो कि उस समय नॉन मुस्लिम्स के ऊपर लगाया जाता था। दरअसल जिजिया टैक्स सिस्टम एक इस्लामिक टैक्स सिस्टम है जो कि नॉन मुस्लिम्स के ऊपर लगाया जाता था जो मुस्लिम अंपायर के अंदर रहते थे। नॉन मुस्लिम्स और मुस्लिम्स को इक्वल राइट दिए गए, ना सिर्फ कोर्ट में बल्कि पूरे रीजन में, और ये वो समय था जब मुगल अंपायर अपने गोल्डन एज में था। अकबर की डेथ 1605 में हो जाती है और उनके बाद जहांगीर और फिर उनके बाद शाहजहां रूल करते हैं। इन दोनों किंग्स के अंडर कोई फर्दर टेरिटरीज का एक्सपेंशन नहीं हुआ था, लेकिन इस समय को मुगल हिस्ट्री का गोल्डन टाइम माना जाता था पेंटिंग और आर्ट की दुनिया में। इन्हीं के समय सेंट्रल एशियन कल्चर और मुगल आर्किटेक्चर का बेहतरीन नमूना देखा जाता है उनके कई सारे बेहतरीन टॉम्ब्स और बिल्डिंग की आर्किटेक्चर में। शाहजहां का फेमस पीकॉक थ्रोन से लेकर इंजीनियरिंग मार्वल ताजमहल जो कि आज वर्ल्ड फेमस है पूरी दुनिया में, वो भी 17वीं सेंचुरी में ही बनता है। इसमें कोई दो राय नहीं कि मुगल आर्किटेक्चर और पेंटिंग बेमिसाल थी उस समय पूरी दुनिया में। इस समय तक कोई बड़ी चुनौती आई नहीं थी मुगल्स के सामने, लेकिन जहां
जहांगीर के रजीम के अंदर पहली बार मुगल एम्पायर के लिए तनाव की शुरुआत होती है जब जहांगीर ने सिख गुरु अर्जुन को एग्जीक्यूट करवा दिया कि उन्होंने जहांगीर के बेटे के रेबेलियन में उनका सपोर्ट किया था। इससे सिख कम्युनिटी बिल्कुल भी खुश नहीं थी और हमेशा हमेशा के लिए सिख और मुगल के बीच संबंध खराब हो जाते हैं। एक और मेजर रीजन माना जाता है मुगल एम्पायर के डिक्लाइन में जब जहांगीर के रजीम के अंदर ही ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को इजाजत दे दी जाती है कंपनी सेटअप करने की सूरत में जहांगीर के द्वारा। आगे 627 में जहांगीर की डेथ हो जाती है और फिर 1658 में शाहजहां की, बाद में 1658 में औरंगजेब एम्परर बनते हैं। असल तौर पर ये वो पीरियड था जब मुगल एम्पायर अपने मैक्सिमम एक्सटेंट तक फैला हुआ था और यही वो टाइम पीरियड था जब माना जाता है कि मुगल एम्पायर का डिक्लाइन शुरू हुआ था। औरंगजेब बाकी सभी किंग्स की तरह लिबरल नहीं थे, वो बाकियों की तरह रिलीजियस टॉलरेंट नहीं थे। उनके एक्सट्रीम बिहेवियर नॉन मुस्लिम्स के अगेंस्ट एक मेजर रीजन बनता है मुगल्स के डाउनफॉल का। उनके रेजिम के अंदर कई सारे रेबेलियंस देखे जाते हैं। वन ऑफ द फेमस था सिखों का रिवॉल्ट। वो खुद कई वॉर लड़ते हैं मराठास के अगेंस्ट जिससे भारी वेल्थ और आर्मी का नुकसान होता है। औरंगजेब के स्ट्रिक्ट एक्शन की वजह से वो नॉन मुस्लिम्स का सपोर्ट खोते जा रहे थे और फिर देखते ही देखते राजपूतों के साथ भी उनके संबंध खराब होते चले जाते हैं जो वन ऑफ द मेजर एलाइज थे मुगल के हमेशा से ही। औरंगजेब की सल्तनत मेजोरिटी ऑफ हिंदुस्तान में फैली हुई थी। औरंगजेब वो एक लौते मुगल एम्पायर थे जिसने अपने रेजिम के अंदर सबसे ज्यादा वॉर लड़ी थी। मुगल एम्पायर की वेल्थ में काफी कमी आती है और उनकी आर्मी को भी काफी इफेक्ट होता है। औरंगजेब की पॉलिसी इंडस्ट्रियलिस्ट थी और उनके रेजिम के अंदर इंडिया 25% पूरी दुनिया के जीडीपी में कंट्रीब्यूट करता था। बाद में 1707 में औरंगजेब की डेथ हो जाती है। औरंगजेब के बाद बाकी कोई स्ट्रॉन्ग राजा नहीं था जो कि एम्पायर को पीसफुली और स्ट्रांगली गवर्न कर सके। औरंगजेब के जाने के बाद ही वो समय था जब मराठा एम्पायर पावर में आते हैं और सिखों का भी रिवॉल्ट मुगल के अगेंस्ट दिखता है। एक के बाद एक कई सारे किंग्स आते हैं लेकिन कोई भी पीस मेंटेन नहीं कर पाता है। इन्हीं सब रीजंस में एक और रीजन ऐड हो जाता है मनसबदारों का। दरअसल जो भी रीजन मुगल एम्पायर के अंडर आते थे वो मनसबदारों में डिवाइडेड थे और मनसबदार जो थे अलग अलग रीजन में अब बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग और पावरफुल हो चुके थे। कई सारे रीजन में मनसबदार ने अपना इंडिपेंडेंट पॉलिसी अप्लाई कर दिया और सेंटर से सभी रिलेशंस तोड़ दिए। माना जाता है कि कई सारे मनसबदारों के पास 40,000 से लेकर 60,000 आर्मीज थी जो कि उस समय सेंटर से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थी। वो एक दूसरे के अगेंस्ट लड़ा करते और एक दूसरे के राइवल्स को फंड करा करते जागीर के लालच में। और जो मनसबदार स्ट्रॉन्ग और वेल्दी थे वो डायरेक्टली अपने रीजन को गवर्न करते थे। मुगल एम्पायर के डिक्लाइन में आलसी और ग्रीडी मुगल राजाओं का भी बहुत बड़ा हाथ था। उनकी खराब लीडरशिप के कारण मुगल एम्पायर अब छोटा और छोटा होता चला जा रहा था। अब मुगल मराठा से भी घिरे हुए थे और वहीं ईरान के नादिर शाह से भी खतरा था। 1738-39 में नादिर शाह इन्वेड करते हैं मुगल को और बैटल ऑफ कानवार में मुगल्स को हराकर दिल्ली को लूट ले जाते हैं और काफी डिस्ट्रक्शन मचाते हैं। वहीं मनसबदार से लैंड रेवेन्यू का हिस्सा ना आने के बाद मुगल की वेल्थ भी गिरती चली जा रही थी। 1748 में मोहम्मद शाह की डेथ हो जाती है और ये समय मराठा का प्राइम टाइम माना जाता है जहां उन्होंने कई सारे मुगल रीजन्स को कब्जा किया। फॉरेन इंट्रूजन एक वन ऑफ द मेजर फैक्टर रहता है मुगल की डिस्ट्रक्शन में जब ना सिर्फ ब्रिटिश बल्कि फ्रांस और डच सब के सब इंडिया आकर बिजनेस करना चाहते थे। बाकी सब लोगों को पीछे छोड़कर ब्रिटिशर्स ने इंडिया में अपना कब्जा पूरी तरीके से जमा लिया था। इनिशियली जब ब्रिटिशर्स आए थे तब वो मनसबदार की हैसियत से जुड़े थे लेकिन बाद में मुगल एम्पायर उनके पपेट बन गए थे। धीरे धीरे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का कब्जा ऑलमोस्ट पूरे इंडिया में होता है। वो अब एक बहुत स्ट्रॉन्ग पावर बन चुके थे अपने समय के। ईस्ट इंडिया कंपनी का एक्सपांशन इंडिया में अपने आप में एक डिटेल वीडियो लेगा तो इसकी बात किसी और वीडियो में डिटेल में करेंगे। बाद में मिड 19th सेंचुरी में अराउंड 1837 से 57 तक लास्ट एम्पायर बनते हैं बहादुर शाह II और बाद में ब्रिटिश के प्रेशर की वजह से उन्हें एग्जाइल लेना पड़ता है बर्मा के रंगून में और 1857 में मुगल एम्पायर खत्म हो जाता है। 1862 में लास्ट एम्पायर की भी डेथ हो जाती है एग्जाइल में और छोड़ जाते हैं ब्रिटिश के लिए एक इजी स्पेस जहां अब वो अपनी तानाशाही कर सके और उन्हें रोकने वाला कोई नहीं था। ये सभी कुछ थे रीजन्स मुगल एम्पायर के खात्मे के। अगर वीडियो अच्छा लगा तो सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। तब तक के लिए मिलते हैं एक नए वीडियो में।